हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। कैसे हैं आप सब? केमिस्ट्री की क्लास है आपकी, जैसे कि आपको कल मैसेज आ ही गया था। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम केमिस्ट्री के की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे हमने कल साइकोलॉजी की थी ना, वैसे ही सिमिलर वे में हम केमिस्ट्री करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जितने भी मैं आज पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी वो सारे एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, चाहे मेडिकल की बात कर लो या नॉन मेडिकल की बात कर लो, ठीक है? दोनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं आज आपको कवर कराने वाली हूँ। और जो सिलेबस आज हम पढ़ेंगे, मतलब जो भी हम आज कवर करेंगे, उससे आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड करती चलूंगी जैसे कि हमेशा करती हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट की पॉइंट के साथ। पहला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सबसे ज्यादा डेंस होता है। आपने याद रखना है, ठीक है? किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, भाई ये फॉर्मूला रट लो, बिकॉज ये काफी बार पूछा गया है। या तो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला या डिग्री सेल्सियस वाला एक ही बात है, जो भी आपका मन करे वैसा आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर फॉर्मूला याद रखना है, विच इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कन्वर्जन करने को आ जाती है। कई बार आपको डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन होगी, डिग्री सेल्सियस पूछ लिया जाएगा, तो ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। कन्वर्जन वाला फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वैसे क्लास में। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? आवाज क्लियर है सभी को? आवाज अच्छे से आ रही है? बता दो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, C6H12, डायरेक्ट याद रखना है। एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, आयरन। आपको पता ही होगा, आपके ब्लड में जो मेन प्रोटीन रहती है वो हीमोग्लोबिन होती है ना? और हीमोग्लोबिन आपका हेम ग्रुप इसमें मेन एलिमेंट रहेगा। और ये हेम क्या है? यही है आपका आयरन। और ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन होती है। सिनाबार इज एन ओर ऑफ, किसकी ओर है सिनाबार? मरकरी की। नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के मेजरली 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन, CH4। फॉर्मूला भी याद रखना है। मेटल दैट मेल्ट इन ह्यूमन हैंड, हमारे हाथ में ही जो मेल्ट कर जाएगा, इट इज गैलियम। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन कितनी होती है? लेस देन 5.6। इन अमालगम अलॉय, इन अमालगम अलॉय वन मेटल इज ऑलवेज, हमेशा एक मेटल क्या रहता है? मरकरी, हमेशा रहेगा। 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें आपको करवाए हुए हैं, कौन कौन से हैं याद आपको? जिंक अमालगम, सोडियम अमालगम। अमालगम का मतलब ही है कि वहां पे एक जो मेटल है वो हमेशा क्या रहने वाला है? मरकरी रहने ही वाला है, ठीक है? फाइबर दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज रेयन। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है लिटमस पेपर जो हम एज अ एसिड बेस इंडिकेटर यूज करते हैं, जिसको कहाँ से मिलता है? लाइकन से मिलता है। कंपाउंड यूज्ड एज एंटासिड, रेनिटिडीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड क्या होते हैं? जो आपके स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमन एग्जांपल, एंड रेनिटिडीन इज द मेडिसिन। डैश इज यूज टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन ना हो जाए तो उसमें यूरिया ऐड किया जाता है। एसिड प्रेजेंट इन स्पिनिच, ऑक्सैलिक एसिड। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, कौन सा था? यूरिया। कौन सी सिंथेसिस थी? जल्दी से बता दो कमेंट करके। क्या नाम था इस सिंथेसिस का? यूरिया को तो चलो प्रिपेयर किया किसने किया, और क्या नाम था? उन्हीं के नाम पे भी सिंथेसिस का नाम पड़ा हुआ है। बताओ क्या नाम था? है याद आपको? पूछा जा सकता है एग्जाम में। First organic compound prepared in lab is urea and its synthesis is called Wooler synthesis. ठीक है? एलिमेंट यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, सल्फर। क्यों किया जाता है वल्केनाइजेशन? नेचुरल रबर जो है उसकी वल्केनाइजेशन क्यों की जाती है, पता है आपको? सारी चीजें बताई हैं आपको क्लास में।
नेचुरल रबर की वल्केनाइजेशन की जाती है क्योंकि वो होता है स्टिकी, और उस स्टिकीनेस को रिमूव करने के लिए ही वल्केनाइजेशन की जाती है। कैसे? सल्फर की एडिशन करके। बिल्कुल सही आंसर है अक्षित आपका। नेक्स्ट है ऐसे मेटल जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, याद रखना है आपने। टूथ डीके स्टार्ट एट पीएच ऑफ लेस देन 5.5। जैसे ही आपकी माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाएगी, टूथ डीके वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। टेमेरिंड कंटेन टार्टरिक एसिड, सक्सीनिक और सिट्रिक। देखो ऐसे तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हमने पढ़े हुए हैं, उनके सोर्सेस हमने टेमेरिंड भी पढ़ा है क्लास में। मैंने आपको बताया होगा कि टार्टरिक एसिड मेनली इसमें पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी आपने याद रखना है कि सक्सीनिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है। एनिलिन इज प्योरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन हमने सारे पढ़े हुए हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन की बात करें, एनिलिन की प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है मेथड। The pH of 0.1 molar NaOH solution is 13। डायरेक्ट याद रख लो क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, और एक दो बार आया हुआ है ये क्वेश्चन 0.1 मोलर NaOH वाला। बाकी इसको मैं सॉल्व करके भी बताती हूँ कैसे करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस दिया है आपको, और स्ट्रॉन्ग बेस बेस आपको पता है डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जितनी इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1, उतना ही यहाँ पे दोनों आयंस की कंसेंट्रेशन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन मिल चुकी है, तो लगाओ फॉर्मूला फिर। POH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH नेगेटिव। सॉल्व करके भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, याद रखना। वैसे तो हमने पीएच वाले क्वेश्चन काफी डिस्कस किए हुए हैं क्लास में, याद है आपको। करो वैल्यू पुट इसमें, माइनस लॉग 0.1, ओपन करो इसको, माइनस लॉग 1/10। अगर इसको हम फिर से देखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 10 की पावर -1, है ना। ऐसे ही आएगा ना। और यहाँ पे लगेगी लॉग की प्रॉपर्टी, अब लॉग m की पावर n। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग 10। ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू माइनस -1 विच इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब ये मिली हमें POH, हमें पूछी गई है पीएच, तो हमें रिलेशन पता है पीएच प्लस POH इक्वल्स टू 14। करो वैल्यू पुट यहाँ पे, पीएच इक्वल्स टू 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13। ये तो आपको यहाँ थोड़ा लेंथी लग रहा है क्योंकि मैंने बिल्कुल हर स्टेप खोल खोल के बताया हुआ है, क्योंकि मेडिकल के एस्पेरेंट भी होंगे, नॉन मेडिकल के तो चलो उनको तो पता होगा ये सारी प्रॉपर्टीज का। तो इस तरीके से आपने कर लेना है, बाकी अगर सीधा याद रख लोगे तो भी आपका ही बेनिफिट है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका एग्जाम में। तो सीधा याद रखो 0.1 मोलर NaOH की पीएच कितनी होती है, 13 होती है। पीएच का चार्ट भी मैंने आपको करवाया है ना क्लास में, तो उस चार्ट को डायरेक्ट याद रख लेना। नेक्स्ट है इक्वानिलिजर ट्रैंक्विलाइजर। क्या है ये ट्रैंक्विलाइजर, कैलोमेल क्या है फॉर्मूला इसका, मतलब क्या है, Hg2Cl2। कैलोमेल आपका Hg2Cl2। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन -161.5 डिग्री सेल्सियस। किसी और यूनिट में भी पूछ लिया जाए तो कन्वर्जन याद होने चाहिए आपको। एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल, जाइमीन। ठीक है। वेव यूज्ड इन सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनिक वेव यूज की जाती है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है C6H6 प्लस 3Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, C6H6Cl6, या तो फिर ये रिएक्शन पूछा गया हुआ है। तो याद रखना C6H6 जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट CF2 पॉलीमर चैप्टर पढ़ा हुआ है, सबके मोनोमर यूनिट याद कर लेना, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 क्या होगा, +2। कैसे हुआ +2,
कैसे हुआ यहाँ पे +2? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पुट की है बताएंगे जरा आप? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पुट की है यहाँ पे? क्यों यहाँ पे +2 आया हुआ है? देखो हमने पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना? तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, वो होती है -2। जनरली हम यही लेते हैं। फिर केस आता है परऑक्साइड का एंड सुपर ऑक्साइड का। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में क्या क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताइए। ये याद रखना है आपने, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है ये OF2 वाला। -1 अक्षित सोनी का आंसर आया हुआ है। ऑक्सीजन की -1 पुट की है यहाँ पे। पहले तो मुझे ये बताओ परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होगी? परऑक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -12। जब भी परऑक्साइड लिंकेज दिखे, सुपर ऑक्साइड लिंकेज दिखे, वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने -1 और -12 पुट करनी है। अब यहाँ पे OF2 में बोल रहे हैं आप -1, चलो चेक करो इसको सारे, निकालो यहाँ पे। अरे अच्छा ऑक्सीजन की ही तो पूछी हुई है ना, तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि क्या पुट किया हुआ है। और यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगी। देखो ऑक्सीजन को X ले लो प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो 2 फ्लोरीन है मल्टीप्लाइड बाय -1, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, 0 लिखेंगे। X इक्वल्स टू -2, +2 आएगा, माइनस का पगली साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे +2 आया है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है अलग सा, यहाँ पे हमने कोई भी ये पुट नहीं की है वैल्यू फिलहाल। ठीक है, +2 ही आई यहाँ पे। और आप देख सकते हो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, -1 है, -12 भी है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में, लेकिन OF2 में यहाँ पे +2 आई है। ये एक्सेप्शनल केस है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई निकली यहाँ पे ऑक्सीजन की। देखो बाकी ये याद रखना जरूर आप, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, परऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -12। चलो H2O2 में बताओ हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, आपके लिए क्वेश्चन है, निकालो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, करिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिंकेज का ध्यान रखना, क्या यहाँ आपने जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करनी है, क्या यहाँ पे आपने परऑक्साइड वाली करनी है या सुपर ऑक्साइड वाली? सभी एस्पायरेंट करेंगे सॉल्व। कर रहे हो सॉल्व या नहीं कर रहे हो? वैल्यू पुट करो जल्दी से। ये देखो परऑक्साइड लिंकेज है यहाँ पे, हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम से ही पता चल रहा है, तो -1 वैल्यू पुट करना है यहाँ पे ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। शिवानी का आंसर आ गया है 1। अच्छा चलो बाकी एस्पेरेंट, हाइड्रोजन की पूछी गई है तो 2 हाइड्रोजन है, x मान लो, प्लस 2 ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम पुट करेंगे -1 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज हमारे पास नहीं दिया गया है। अक्षित का आंसर भी आ गया हुआ है। चलो देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। 2x -2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2/2 1, बिल्कुल सही जवाब है आपका। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी हाइड्रोजन की। ये केस था परऑक्साइड का। अच्छा KO2 इसमें निकाल दो, KO2 पोटाशियम की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी ना, थोड़े अलग से क्वेश्चन है ये। पहले तो ये देखो कि ये है क्या, आपने क्या पुट करना है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करनी है या सुपर ऑक्साइड वाली या परऑक्साइड वाली। ये सारे एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाए हैं आपको, अगर याद होंगे। ये एक सुपर ऑक्साइड है, देखो KO2 RbO2, रुबीडियम ऑक्साइड पोटाशियम ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड्स हैं। तो इनके केस में आप -12 पुट करोगे, एक्स मान लो पोटाशियम को। आंसर आ चुका है शिवानी का 1। चलो चेक करते हैं आपका आंसर, रितिका का भी 1 आया हुआ है आंसर, ओके।
अक्षित का आया है -1/4। चलो देखते हैं। आप तीनों के आंसर देखते हैं किसका सही है। x + 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमने -½ पुट करनी है। तो यहाँ पे तो 2 से 2 कट हो गया, इक्वल टू 0 कर देंगे, x = 1। +1 जिनका आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जिनका गलत आंसर है वो करेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अभी गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, अभी भी पेपर के लिए काफी टाइम है, तो अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 विल चेंज H2S। H2S को किस में चेंज कर देगा वो? सल्फर में। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्यों चेंज किया इसने? व्हाट इज KMnO4 यहाँ पे? KMnO4 क्या है? KMnO4 क्या है यहाँ पे? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये क्या करवाएगा? सामने वाले की क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कर दिया उसने हाइड्रोजन को रिमूव, बचा सिर्फ सल्फर। पूरा कंप्लीट रिएक्शन है लेकिन आपको नीड नहीं है पूरे की याद करने की। आप सिंपल याद रखो कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले का क्या करवाएगा? वो ऑक्सीडेशन ही करवाएगा। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर आइडल गैस। डायरेक्ट याद रखो, Cp - Cv = R। ठीक है। फॉर्मूला फॉर ओलियम, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। H2S2O7। एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl। मतलब नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है एक्वा रीजिया। कितने पार्ट्स में? 1:3। रेशो भी याद रखनी है आपने। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, 50,000 किलो जूल पर केजी। आगे पूरी लिस्ट भी लगाई है मैंने, वहां पे भी हम कर लेंगे इसको। अभी ये याद रखो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 50,000 किलो जूल पर केजी। मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्ट्रिन, पॉलीमर चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में ज्यादातर, मोनोमर यूनिट पूछे जाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थैलिक एसिड। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने दी है। किसने दी है? डाल्टन ने। क्या कहा था डाल्टन ने कि मैटर एटम कैसा होता है? कैसा पार्टिकल है एटम? इनडिविजिबल। एटम को नहीं तोड़ा जा सकता और छोटे पार्ट्स में, ये कहना था डाल्टन का। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है कि एटम इनडिविजिबल है। लेकिन हम जानते हैं आज की डेट में कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं बताओ? कौन कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? व्हाई यू गाइज आर रेजिंग हैंड्स? बताओ। मजा आ रहा है? गलती से हो रहा है कि जानबूझ के कर रहे हो? हैंड रेज तो तब किया जाता है ना जब डाउट हो। डाउट आप डायरेक्ट पूछ लो। जल्दी से बता दो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े हैं हमने? हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, हमने प्रोटॉन पढ़ा है, हमने न्यूट्रॉन पढ़ा है। तीनों ही आपके सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो यहाँ पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो चुकी थी, लेकिन इनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि एटम के बारे में पहली बात इन्होंने ही की है। इनसे पहले किसी ने एटम की बात नहीं की है। दैट्स वाई इनको आज भी याद रखा जाता है कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी। पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, लेक्सिन। कौन सा पॉलीमर यूज होता है? लेक्सिन। सुपर हेलोजन किसको कहा जाता है? फ्लोरीन को। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 क्या है? NH4 पॉजिटिव। कैसे बनता है कॉन्जुगेट एसिड? सर ने करवाया होगा आपको, मैंने तो क्लास में भी करवाया है ना। सर ने भी करवाया ये। कॉन्जुगेट एसिड की बात हो रही है फिलहाल। कॉन्जुगेट एसिड बनता है बाय एडिशन ऑफ H, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे देखो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना? NH4 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया और एक पॉजिटिव साइन लगा दिया।
अगर मान लो यहाँ पे NH3 का बेस बनाना होता, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते आप, क्या बनता, लिख बताओ मुझे। कॉन्जुगेट बेस क्या बनता है इसका? उल्टा हो जाता है ना कॉन्जुगेट बेस में। कॉन्जुगेट बेस में उल्टा हो जाता है, क्या होता है? रिमूवल ऑफ H। लिख के बताओ। कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हो गया अगर। क्लास पे फोकस करो, अब आंसर बताओ मुझे। रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव कर दो। NH2 नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। किसका आंसर आया? शिवानी का आंसर आया हुआ है NH2 नेगेटिव। नेगेटिव साइन आ जाता है ना, एडिशन ऑफ नेगेटिव साइन हो जाएगा। चलो, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि अब जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट है। और वैसे ये टफ नहीं है, अगर आपको चीजें याद होंगी तो आप इजीली कर लोगे, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन लगाए हुए हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। आप इसको भी लास्ट मिनट रिवीजन करोगे अगर ना पेपर से पहले, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा सिलेबस। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड इज विच टाइप ऑफ एसिड? ट्राई बेसिक। बेसिसिटी पूछी गई है, ठीक है। तो कितने H पॉजिटिव है इसके पास? 3 H पॉजिटिव है। जितने H पॉजिटिव होंगे उतनी ही बेसिसिटी होती है। जैसे यहाँ पे 3 H पॉजिटिव रिलीज करेगा ये, अगर डिसोसिएशन होगी इसकी, ठीक है। तो ये ट्राई बेसिक है, या ट्राई बेसिक की जगह कई बार ट्राई प्रोटिक टर्म भी यूज की जाती है। ट्राई प्रोटिक। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला CO+H2, याद रखना है। शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, लेड और टिन का एलॉय होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिडिक। और ऑक्साइड ऑफ मेटल कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? उनका नेचर कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड्स हमेशा ही बेसिक होंगे। अब देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, मान लो ऐसे आ गया तब तो आप कर लोगे कि अच्छा नॉन मेटल की एसिडिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड की बेसिक। अगर मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं, क्या लिखूं? CO2। बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है? बताओ क्या नेचर होगा CO2 का? करो आंसर। CO2 क्या नेचर होगा इसका? सोचो जरा। किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? गैसियस। एसिडिक और बेसिक में बताना है। गैसेस कैन बी एसिडिक बेसिक। एसिडिक, यस। क्यों? कार्बन यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल है। तो ये ऑक्साइड ही तो है नॉन मेटल की, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था आपको। शिवानी ने ही आंसर किया है, बाकी एस्पेरेंट कोई आंसर नहीं किया किसी ने। एक अक्षित ने आंसर किया हुआ है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती हैं, यही तो मतलब हुआ इस लाइन का। एग्जाम्पल लिखा मैंने अब यहाँ पे। सिमिलरली अगर मेटल ऑक्साइड एग्जाम्पल आ जाए आपको, MgOH ट्वाइस पूछ लें आपसे, बताओ इसका नेचर क्या है? CuOH ट्वाइस पूछ लें, बताओ नेचर क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड है ये सारे। कैसे हैं ये? बेसिक। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा डीप समझो कि क्या बोला गया है पॉइंट में। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट ऑफ CNG, मीथेन। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है? क्या होता है एक्सोथर्मिक में? हीट इज क्या? इवॉल्व। क्या होती है? बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, इवॉल्व होती है, निकलती है। उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर है दीपिका का भी, शिवानी का भी। अच्छा, और कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? बहुत सारे करवाए हैं मैंने। बताओ एक्सोथर्मिक का कोई और एग्जाम्पल। बताओ बताओ। बर्निंग। कहीं आग लगती हुई देखी है? कितनी हीट निकलती है वहां से, सेकते भी हो आप आग बड़े अच्छे से। क्यों? क्योंकि हीट इवॉल्व होती है वहां पे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। बर्निंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं भाई। बर्निंग आप पेपर का ले लो, वुड का ले लो, कोल का ले लो, किसी की भी बर्निंग ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल विच इज लिक्विड। मरकरी सबको पता है ना।
द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। इथेनॉल इज यूज्ड इन कप सिरप एंड टॉनिक। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता रहता है, इथेनॉल ही यूज किया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है लेकिन। हीट इज इवॉल्व्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी डिस्कस किया हमने। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी मूव अलोंग द पीरियड। लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और इंक्रीज कब करेगा? इंक्रीज कब करेगा? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। रीजन बताएगा कोई? याद है आपको क्यों डिक्रीज करता है? अगर पीरियड में मैं बात करूं, पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज कर रहा है? बताओ जल्दी से, एक रीजन दे दो छोटा सा। यस, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है पीरियड में? इंक्रीज कर रहा है, जबकि क्वांटम नंबर सेम ही है, शेल उतना ही है। यस, बिल्कुल सही आंसर आए हैं आपके, शेल उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होता जा रहा है, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, है ना? आ रही है चीजें याद? नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? 5 स्टेट। तीन तो सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो बच गई, वो आप बताओ। दो और बच गई, अगर मैं बोलूं फोर्थ स्टेट कौन सी है, फिफ्थ स्टेट कौन सी है, तो उसी हिसाब से आंसर करना है आपने। फोर्थ स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा, बिल्कुल ठीक। और फिफ्थ स्टेट? बिल्कुल ठीक आंसर है, बोश आइंस्टाइन कंडेंसेट, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटाशियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। क्यों भाई, क्यों स्टोर करते हैं पोटाशियम को? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। यस भारती, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पोटाशियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन में, याद रखना है। फॉर एसोसिएशन, वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर हमेशा कितनी होगी? लेस देन 1 एसोसिएशन के लिए, और डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1। आगे भी है ये पॉइंट इकट्ठे लिखे हुए, वहां भी पढ़ लेंगे हम। एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरी, बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। एलिमेंट यूज्ड एज अ प्रमोटर इन हेबर्स प्रोसेस, मॉलिबेडनम। चलो बताओ, हेबर प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होती किसकी है? किसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे हेबर प्रोसेस में? बिल्कुल ठीक आंसर आ गया शिवानी का। बाकी एस्पेरेंट? अमोनिया, है ना? और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज होता है हेबर प्रोसेस में? प्रोमोटर की तो बात हमने कर ली, मॉलिब्डेनम, लेकिन कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? बिल्कुल। अरे, दो दो कंफ्यूजन, निकल और आयरन दोनों आंसर कर रहे हो, कौन सा होगा? निकल या आयरन? निकल तो आपका हाइड्रोजनेशन में यूज होता है ना, आयरन होगा यहाँ पे यूज, कंफ्यूज हो गए आई थिंक आप। यहाँ पे आयरन होगा, आयरन एंड मॉलिबेडनम दोनों का यूज होता है। निकल आपका हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है निक्टोजन बिलोंग टू, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। निक्टोजन किस ग्रुप का नाम है? ग्रुप 15 का। रेडियल नोड इन 4p ऑर्बिटल 2 कैसे निकाली? ये रहा फॉर्मूला, n माइनस एल माइनस 1, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकाला? करो वैल्यू पुट। 4p ऑर्बिटल बोला है आपको, तो फॉर्मूला लगा लो, एन माइनस एल माइनस 1। एन होता है ये जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एन हमारे पास 4 है। एल की वैल्यू पी के लिए कितनी होती है? तो एल की वैल्यू सभी के लिए याद रख लेनी है। एल की वैल्यू आपकी एस पी डी एफ के लिए 0 1 2 3, ये होती है एल की वैल्यू, अज़ुमिथल क्वांटम नंबर एल, इसकी वैल्यू होती है ये। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। करो वैल्यू पुट। पी के लिए कितनी होगी अब? 1, 4 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आ गया आंसर हमारा रेडियल नोड निकालने का। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, 3D में निकालो रेडियल नोड। 3D में कितनी होंगी रेडियल नोड? यही फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ मुझे।
1 0 कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। n यहाँ पे है 3, d के लिए l की वैल्यू होती है कितनी, 2 माइनस 1, 0 आना चाहिए। हाँ जी, अब ठीक है, आंसर 0 आंसर आना चाहिए। और अगर मैं एंगुलर नोड पूछ लेती आपसे, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो 3D में बताओ, एंगुलर नोड कितना आएगा? डायरेक्ट l, जो l की वैल्यू होती है। यस, 2 बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो अगर यहाँ पे आपसे एंगुलर नोड पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि l जितना होता है वही होती है आपके एंगुलर नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 इज sp3d। याद है कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? पढ़ी थी आपने, कैसे निकालते हैं? 1/2, निकालो इसकी हाइब्रिडाइजेशन। 1/2, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ फास्फोरस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस जितने मोनो एटम अटैच्ड हो सेंट्रल एटम के साथ, तो 5 ही क्लोरीन है। तो ये आ गया आपका 10/2, 5। तो कितनी हो गई हाइब्रिडाइजेशन? sp3, ए हो गए 4 और डी साथ में sp3d। ठीक है, ज्योमेट्री बताओ कौन सी है ये, ज्योमेट्री बताओ। हाइब्रिडाइजेशन तो चलो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी और मैंने बता भी दिया किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, अगर नहीं आती है। ज्योमेट्री बता दो जल्दी से, कौन सी ज्योमेट्री है ये? sp3d कौन सी ज्योमेट्री होती है? किसी का आंसर नहीं आया। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब आपने नहीं पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है वहां से। PCl5 NH3 H2O, और भी हैं आगे, पढ़ा है? चलिए, नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना वो पढ़ लेना जरूर हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, अभी लास्ट में भेजे हैं मैंने आपको वो चैप्टर। चलो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बोलती मैं तो कितना होता बताओ? इसको तो कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं, आपको खुद पता है कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जनरली हम फ़ारेनहाइट में ही कंसीडर करते हैं। जब भी फीवर चेक करते हो आप कितना बोलते हो कि नॉर्मल है? किससे ऊपर एबनॉर्मल हो जाता है? यस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख दी है, बिल्कुल ठीक। चलो, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। अच्छा, जिप्सम का क्या होता है फिर? बताओ, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे काफी चीजें याद है आपको, बताओ जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा फिर? पीओपी का अगर CaSO4 डॉट हाफ H2O है, यस, CaSO4 डॉट 2H2O आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी एक का याद रख लेना, अगर इतना कंफ्यूजन भी हो आपको किसी एक का याद रख लेना। नेक्स्ट है, एंजाइम आर रिगार्डेड एज बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे? बायोकैटलिस्ट। पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है पॉलीकॉट। स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बना है? क्रोमियम, निकल, आयरन और कुछ ट्रेसिस इसमें कार्बन के भी होते हैं। चीफ ओर ऑफ आयरन हेमेटाइट, फॉर्मूला है Fe2O3। एक और ओर है आयरन की, कौन सी? मैग्नेटाइट, वो भी याद रखनी है। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला CuSO4 डॉट 5H2O। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला FeSO4 प्लस सॉरी डॉट 7H2O। व्हाइट विट्रियोल ZnSO4 डॉट 7H2O। कई बार ऐसे भी आ जाता है व्हाट इज ब्लू विट्रियोल, तो आगे सीधा लिखा होगा कॉपर सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट। तो फॉर्मूला के साथ साथ केमिकल नेम भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि अच्छा इसी का नाम है ये। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O। विटामिन ए का नाम, जितनी भी विटामिन है सबके नाम याद कर लो, डायरेक्ट पूछा जाता है। और डेफिशिएंसी डिजीज भी पूछी जाती है, वो भी मैंने आगे लगवाया है चार्ट, लिखवाया है, लिखा है, तो वो आप वहां से भी कर सकते हो। अभी सिर्फ नाम याद कर लो। विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनोल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफिरॉल, विटामिन ई टोकोफिरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन B12 कोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन भी बोल देते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 में कौन सा मेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है? बताओ कौन सा एलिमेंट होता है साइनोकोबैलामिन में?
कोबाल्ट, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। हाँ जी। नेक्स्ट विटामिन बी 1 का नाम थायमीन, बी 2 का राइबोफ्लेविन, बी 3 का नियासिन, बी 5 का पेंटोथेनिक एसिड, बी 6 का पायरिडॉक्सिन, बी 7 का बायोटिन, बी 9 का फोलिक एसिड। तो इनको भी याद कर लेना। वैसे मेजरली ये वाले पूछे जाते हैं ज्यादातर, A C D E K B 12। बी 1 और बी 2 भी पूछ लिए जाते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, Bi3, BbR3, BCl3, BF3। ऐसे ही याद रखना है। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ मुझे, पीरियड और ग्रुप में क्या ट्रेंड रहता है? सबसे पहले पीरियड्स में बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इसको डायरेक्ट भी याद रख लेना, ठीक है। Bi3 सबसे ज्यादा आयोडीन, डिक्रीज किस में, पीरियड्स में? दोनों में इंक्रीज करती है एसिडिक स्ट्रेंथ, दोनों में ही। ठीक है, याद रखना, दोनों में ही इंक्रीज करेगी। रीजन बहुत है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो Bi3, BbR3, BCl3, BF3, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि BF3 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक डीप कॉन्सेप्ट आता है, पी पाई बैक बॉन्डिंग। उतना डीप डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो सिंपल याद रखो कि यहाँ पे पी पाई बैक बॉन्डिंग का रीजन रहता है। ठीक है, याद रखना, जनरली देखा जाए पीरियड्स और ग्रुप में दोनों में इंक्रीज करते हैं, बाकी एक्सेप्शन हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में आपको पता है, कुछ ना कुछ रीजन अलग हो जाते हैं। कई केसेस में हो सकता है उल्टा भी हो, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं, तो पीरियड और ग्रुप में दोनों में इंक्रीज करेगी एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एसिडिक होता है नेचर में, कैसे पता चला हमें? अब क्यों बोला हमने एसिडिक? मान लो कॉपर सल्फेट की जगह कुछ और आ गया, कैसे पता करोगे एग्जाम में? आपने क्या करना है, ये सॉल्ट है ना कॉपर सल्फेट, इसको तोड़ देना है। किस किस से मिलकर बना होगा ये? एसिड और बेस से मिलकर बनता है। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस से मिलकर। तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस हो सकता है? देखो, यहाँ कॉपर है और सल्फेट है। SO4 किस एसिड में प्रेजेंट होता है? H2SO4 में प्रेजेंट होता है। तो एसिड हमें मिल गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बेस। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, H2SO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है। कैसा है ये? वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही जीतेगा ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, दैट्स वाई इसका नेचर एसिडिक हो गया। अगर कोई सॉल्ट हो जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? उसका बेसिक नेचर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कैसे करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन? ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे कि एसिडिक नेचर है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि कॉपर सल्फेट की जगह अगर आपको इन केस कोई और एग्जाम्पल आ जाए, कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसकी जगह, तो आपको वहां पता होना चाहिए कि आपने कैसे निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस एसिड बेस से ये मिलकर बने हुए हैं। क्लास में करवाई है मैंने ये सारी चीजें आपको। हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल? सोरेनसन, इन्होंने डिस्कवर की थी। पीएच ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? 7। एटीपी मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन गुआनिन, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बता दो, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पे डीएनए और आरएनए से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना। नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये होते हैं डीएनए में। आरएनए की बात करें तो यहाँ पे एडेनिन भी होगा, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, ये तीनों चीजें सेम रहेंगी, लेकिन थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? यूरासिल। अगर इनकेस आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में एब्सेंट होता है लेकिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा थाइमिन। या उल्टा पूछ लिया जाए कि आरएनए में प्रेजेंट होगा और डीएनए में एब्सेंट होगा, वो है यूरासिल।
ये आप जरूर याद रखना, ये आया हुआ है केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, तो डीएनए में कौन कौन से हो गए? 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं दोनों में, डीएनए में भी और आरएनए में भी। डीएनए में है आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, और आरएनए में कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ जिंक प्लस कॉपर, कितनी कितनी परसेंटेज? 30 और 70 की रेशियो रहती है। 30% जिंक और 70% कॉपर। ब्रास क्या है? पीतल। किसको बोलते हैं? ब्रास, पीतल को बोलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है? प्राउस्ट ने। कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन एक ही बात है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 273.15 केल्विन। फॉर्मूला ऑफ पर्ल एश K2CO3, पूछा गया क्वेश्चन है, ये मेडिकल के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। प्रोटोन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन रहता है एस्पेरेंट को कि मैम रदरफोर्ड करें या गोल्डस्टीन करें। देखो, जब प्रोटोन नाम लिया जाता है तो मैक्सिमम केसेस में रदरफोर्ड आंसर जाता है, क्योंकि गोल्डस्टीन जो थे, मानते हैं गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और वहां से इन्होंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट हैं। इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज आयन की बात की। बाद में रदरफोर्ड ने ही नाम दिया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये प्रोटोन है। ठीक है, इसलिए रदरफोर्ड को भी क्रेडिट चला जाता है और गोल्डस्टीन को भी। और मुझे बताओ एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म किया था इन्होंने? नाम क्या था उस एक्सपेरिमेंट का? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा नाम चेंज था दोनों का। वाटरमेलन, गोल्ड फॉइल। अरे वाह, इतने अच्छे से याद है आपको चैप्टर। दोनों के आंसर गलत आए हैं। वाटरमेलन मॉडल किसका था? प्लम पुडिंग मॉडल। वो तो थॉमसन का था आई थिंक वो तो। और गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का था। मैं गोल्डस्टीन की बात कर रही हूँ, गोल्डस्टीन की। गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये अलग ही है, इसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, गोल्ड रदरफोर्ड ने की थी। पॉजिटिवली चार्ज आयन, ई गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आया याद? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और इसी का एक और नाम है क्या? एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, अल्फा पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। उन्होंने किया था अपने एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर। और अल्फा पार्टिकल में मेनली अल्फा पार्टिकल बने किसके हैं? हीलियम 2 पॉजिटिव आयन के। मतलब हीलियम आयन का बना हुआ है अल्फा पार्टिकल। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल में कौन से पार्टिकल है, मेनली किसका बना है वो? तो हीलियम आयंस का बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल के अगर चार्ज पूछ लिया जाए तो कितना होगा इसके ऊपर चार्ज? अल्फा पार्टिकल का अगर आपसे चार्ज पूछ लिया जाए तो आप कितना चार्ज बताओगे? जितना हीलियम का होता है, +2। अगर मास पूछ लिया जाए तो जितना हीलियम का मास होता है, कितना होता है हीलियम का मास बताओ? मास ऑफ हीलियम एटम 4 म्यू। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये भी आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। एक तो ये कि अल्फा पार्टिकल आपके हीलियम आयंस के ही बने होते हैं, दूसरा चार्ज और मास क्या होता है इनका, तो जो हीलियम का होता है वही होगा। ओनली लश्रस नॉन मेटल, आयोडीन। मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। सॉफ्ट मेटल जिनको कट किया जा सकता है नाइफ के साथ, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम भी है एक। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड। किसका एलोट्रोप है ये? कार्बन का। ओर ऑफ मरकरी, सिनाबार हमने पहले भी पढ़ा पीछे। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। पीछे हमने ब्रास पढ़ा, अब हम ब्रॉन्ज पढ़ रहे हैं। ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा। देखा होगा आपने, घरों में यूज करते हैं बर्तन कांसे के। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, याद रखना है। मैंगनीन, मैंगनीन इज एलॉय ऑफ कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। एलॉय से काफी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टेंटम इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। ये सारे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है एलॉय वाले। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला याद कर लो, RMgX, जिसमें R होता है एल्काइल ग्रुप, X होता है हेलोजन। हो सकता है ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, एल्काइल ग्रुप की जगह मान लो CH3 है, Mg वैसे का वैसा, और हेलोजन की जगह यहाँ पे Cl है, तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया।
यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो सकता है CH3 की जगह वहां पे कुछ और लिखा हो, CH3CH2 लिख दिया हो, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिख दिया हो। पहचानना आना चाहिए, जरूरी नहीं है RMGX के फॉर्म में ही आपको ऑप्शन मिले, हो सकता है इस फॉर्म में ऑप्शन हो। तो वहां पे पहचानना है कि एल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम है और हेलोजन है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। बेयर्स रिएजेंट KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था। टॉलन रिएजेंट का फॉर्मूला याद रखो, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। व्हाट इज टॉलन रिएजेंट? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। मार्शल्स एसिड H2S2O8 या फिर इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है HO3SO होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। विनेगर 5 to 8% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 100% एसिटिक एसिड। स्लेकेड लाइम का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। अच्छा CaOH ट्वाइस है ये, बताओ इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? क्या नेचर होगा इसका, एसिडिक या बेसिक? बेसिक 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 क्यों बेसिक बोला आपने? क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है और मेटल ऑक्साइड्स आर कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, है ना। यहाँ पे भी वो वही वाला लगा कॉन्सेप्ट। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO। लाइमस्टोन CaCO3। इन तीनों के फॉर्मूला याद कर लेना। जब कॉपर आपका मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर में चेंज होता है। सबने अपने घरों में देखे होंगे, पूजा के बर्तन, वहां पे वो होते हैं ना कॉपर के बर्तन। तो वो अगर आपने सुबह उनमें कुछ पानी वगैरह डाला होगा, शाम तक देखोगे वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है। या वो आजकल वो भी क्या करते हैं, पानी भी रखते हैं पीने का उसमें, है ना, तो वो भी डेली धोना पड़ता है क्योंकि वहां ग्रीन लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि यही रिएक्शन होता है वहां पे, क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये बन जाता है। तो ये रिएक्शन याद रखना है कि जब भी कॉपर मॉइस्ट एयर का मतलब है ऑक्सीजन है, वाटर है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये चेंज हो जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट में। और ये रीजन है इसका ग्रीन कलर करने में, कॉपर का, जो भी कॉपर यूटेंसिल रहेंगे उनका ग्रीन कलर हो जाता है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पहले पढ़ चुके हैं। कॉपर लेकिन सिर्फ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ओनली ऑक्सीजन ना, वहां पे मॉइस्ट एयर नहीं है, मॉइस्ट एयर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो कॉपर ऑक्साइड बनती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, ये भी आपने याद रखना है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे गए हुए हैं। क्लोरोफिल कंटेन मेटल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में, लीव्स में मेनली, स्टेम में भी होता है, ड्यू टू विच ग्रीन कलर आता है जो ट्रीज या प्लांट के लीव्स में मेनली, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। अब क्लोरोफिल का मेन पिगमेंट एक पिगमेंट है, इसमें मेन मेटल कौन सा है? सॉरी, मैग्नीशियम। जैसे हमने हीमोग्लोबिन का पढ़ा ना अभी आयरन, वैसे ही क्लोरोफिल का मैग्नीशियम है। तो यहाँ लिखा भी है देखो, हीमोग्लोबिन कंटेन मेटल आयरन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। कार्बोजन का फॉर्मूला CO2 प्लस O2 को कार्बोजन बोलते हैं। गन मेटल किसका अलॉय है? कॉपर, टिन एंड जिंक का। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, निकल, जो आप अभी पीछे भी आंसर कर रहे थे। पीछे क्या था हमारा क्वेश्चन? कुछ तो था ना, हेबर प्रोसेस, वहां पे आयरन याद रखना, हाइड्रोजनेशन में निकल होता है यूज। हेबर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3। ऑसवर्ल्ड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं। बोश प्रोसेस हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग। डेकन प्रोसेस क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है? ट्रीटियम H13। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप जो इजीली मिलता है, प्रोटियम H11। लीस्ट अबंडेंट अगेन ट्रीटियम ही है क्योंकि रेडियो एक्टिव है। बॉन्ड एंगल ऑफ NH इन NH3, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो बिटवीन 90 to 109 रहता है,
तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री माना जाता है। तो आपको पूछा जाए बॉन्ड एंगल इन NH3 तो आपका आंसर क्या होगा? 107 डिग्री। मुझे बताओ अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? निकालो, पीछे बताया था ना फॉर्मूला NH3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ अब। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी NH3 की? sp3। शिवानी का आंसर आ गया। बाकी एस्पिरेंट निकालो, जिनको नहीं याद है ना कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाओ आप। बहुत लेंथी फॉर्मूला नहीं है। क्या है फॉर्मूला? 1/2। अनमोल का भी आंसर आ गया है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, कि 5 होते हैं? 5 होते हैं। +3 यहाँ पे, 5 3 8। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, बिल्कुल सही जवाब। ज्योमेट्री पूछ लूं मैं, सिमिट्री पूछ लूं मैं, कौन सी है? NH3 में कौन सी सिमिट्री होती है? पिरामिडल, बिल्कुल ठीक आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट, ये क्या स्ट्रक्चर है भाई? बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? फिनोल। फिनोल को अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराएं तो C6H6 बन जाता है, ठीक है? बेंजीन C6H12 होता है बेंजीन तो, है ना? C6H6। सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। जैसे H2O है वैसे ही D2O, हैवी वाटर, इसको यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, साथ के साथ ग्रेफाइट को भी। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये तो मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, पर आप फिर भी याद कर लो, ठीक है? क्या पता केमिस्ट्री में पूछ लिया जाए। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये वही रिलेशन है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। आप यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन का भी देख लो, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ डेंसिटी। ये कौन कहता है? ग्राहम लॉ कहता है ये। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोबार, जिनका सेम मास नंबर होता है। आइसोटोन, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना आता है ना आपको? बताया हुआ है फॉर्मूला, नहीं याद है आगे मैंने लिखा हुआ है, वहां पे हम पढ़ लेंगे। और इलेक्ट्रॉन तो उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रल एटम के केस में अगर कोई आयन है तो वहां पे फिर घट बढ़ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हम पढ़ चुके हैं। क्लाउड किसका एग्जाम्पल है? एरोजोल का। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर, आइसोप्रीन। मेटल यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किनकी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में? अल्कली मेटल की। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? बताओ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड्स में क्या कर रही है? सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब, इंक्रीज कर रही है, तभी तो अल्कली मेटल की सबसे कम है। अगर आप पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हैं, देखो कुछ ऐसा जैसा होता है ना पीरियोडिक टेबल, रफ बना रही हूं मैं, रफ सा स्केच। मान लो ये पीरियोडिक टेबल है और नीचे एफ ब्लॉक यहाँ पे, ये आपका पी ब्लॉक, ये है आपका एस ब्लॉक, और यहाँ पे है आपके अल्कली मेटल ग्रुप 1 वाले, ये है अल्कली मेटल। जब आप इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ज्यादा एनर्जी लगेगी ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। अल्कली मेटल। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? नोबल गैसेस की, क्योंकि वो तो स्टेबल है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, तो उन्होंने क्यों ही निकालना है अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, तो वहां पे अगर निकालने हो तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ग्रुप में आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज करता है, पीरियड में डिक्रीज करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। रीजन क्या था? न्यूक्लियर चार्ज। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला CO प्लस N2, वाटर गैस का CO प्लस H2, कोल गैस का CH4 प्लस CO प्लस H2, ठीक है? कार्बोजन का फॉर्मूला CO2 प्लस O2, मेड्यूनाज मिक्सचर भी बोलते हैं इसको। मोनोमर ऑफ नाइलोन 6, कैप्रोलैक्टम। नाइलोन 6 एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। नाइलोन 610 सिबेकोइल क्लोराइड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। अब ये है आपका काम, याद रखना इनको, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों साथ में लिखे हुए हैं।
डेक्रन का इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड, हमने अभी पीछे ही पढ़ा था। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर आइसोप्रेन। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 पिरामिडल ज्योमेट्री, BF3 की sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, PF5 की sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल, SF6 की sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, IF7 की sp3d3 पेंटागोनल बायपिरामिडल। अब ये यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट इसलिए लिखी है मैंने, ताकि आप जिनको डायरेक्ट याद करनी है वो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज निकालना तो सबको आता है ना सबको निकालना। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन कर ही लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। इनकी हाइब्रिडाइजेशन प्लस इनका ज्योमेट्री, इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और ये मोस्ट कॉमन है जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, यही पूछे जाते हैं बार बार। तो इनको याद कर लेना, या तो फिर निकाल तो आप लेते ही हो, है ना, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजिली निकाल लोगे। ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 को बोला जाता है चाल्कोजन। अच्छा, कौन सा फैमिली है ये? ग्रुप 16 किसकी फैमिली है? सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट आता है, उसी की फैमिली के नाम से जाने जाते हैं फिर। ग्रुप 16 किसकी फैमिली है बताओ? ऑक्सीजन फैमिली, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ग्रुप 17 हेलोजन, किसकी फैमिली? फ्लोरीन। ग्रुप 18 नोबल गैसेस। ग्रुप 15 निक्टोजन, नाइट्रोजन फैमिली। एस ब्लॉक एलिमेंट, दो ही ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का नाम है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 है अल्केलाइन अर्थ मेटल। पीरियोडिक टेबल पूरा याद कर लेना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बताओ फॉलोइंग 4 ऑप्शन में अल्कली मेटल कौन है, कौन अल्केलाइन अर्थ मेटल है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से 18, ये जो लास्ट वाला ब्लॉक यहाँ जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये वाला आपका पी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से 12, जो बीच का स्लॉट रहता है ये वाला, दिस इज डी ब्लॉक। और यहाँ पे दो जो है वो एस ब्लॉक आ जाता है, ये एस, ये डी, डी और ये पी, और नीचे जो है ये एफ ब्लॉक आता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट को, और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एस ब्लॉक की NS1 2 2, पी ब्लॉक की NS2 NP6, डी ब्लॉक की N-1 D1 to 10 NS2, एफ ब्लॉक की N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NS2। तो ये पूरी याद रखनी है आपने। अब एलिमेंट को ग्रुप में किस बेसिस पे डाला जाता है? सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप ग्रुप 18 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 18 की जिसमें नोबल गैसेस है, सारी नोबल गैसेस इसी में क्यों रखी हैं? क्योंकि सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 17 की मैं अगर बात करूं, वो सारे इसी में क्यों रखे हैं? क्योंकि सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ग्रुप 16 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 15 के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 के पास 4 इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप 13 के पास 3 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाकी फिर डी ब्लॉक आ जाता है ना 3 से 12, उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरिएबल उनके बदलते रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 के बताओ कितने होते हैं, या आपको 4 एलिमेंट दे दिए जाएंगे ग्रुप 1 के, और पूछ लिया जाएगा एक आधा किसी और ग्रुप का होगा कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, तो उस बेसिस पे फिर आपको वहां पे बताना होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है नीचे की तरफ जब हम जाते हैं। पीरियड्स की मेनली बात करें अगर, पीरियड 1 में मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n इक्वल्स टू 1, पीरियड 2 में 2 हो जाएगा। इस तरीके से नीचे की तरफ आपके क्वांटम नंबर बढ़ता है, तभी तो शेल भी बढ़ रहे हैं फिर इस तरीके से, तभी तो साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। ऑयल यूज्ड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन, फाइन ऑयल यूज किया जाता है। आइसोटोप डिफर इन मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। डेड बर्न प्लास्टर किसको बोलते हैं? CaSO4, जो आपका पीओपी जिप्सम, वहीं से डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है जब पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाता है। ब्लिस्टर कॉपर क्या है? 98 to 99% ऑफ प्योर कॉपर। स्मोक इज डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन गैस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन 3380 डिग्री सेल्सियस, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑलरेडी पढ़ा है हमने। पीएच ऑफ सॉल्यूशन माइनस लॉग एच पॉजिटिव, फॉर्मूला है जो हमने अभी न्यूमेरिकल भी किया था पीएच का स्टार्टिंग में, यही न्यूमेरिकल से हमने सॉल्व किया था। पीएच ऑफ सॉल्यूशन अगर पीओएच पूछी जाए तो बस यहाँ पे ओएच की कंसेंट्रेशन लिख देते हैं हम, बाकी ये फिर इनका सम इक्वल्स टू 14। फॉर एसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, आई की वैल्यू लेस देन 1 और डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1।
मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, या तो सिंपल इस तरीके से, या तो फिर इस तरीके से, या फिर क्या रह गया, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS। Bauxite ore is converted into alumina by Bayer process. Body of aircraft is made up of alloy. कौन से? Aluminium या duralumin. Carbon content of pig iron 2 to 4.5%. Fullerene is allotrope of carbon. इसके अलावा दो और एलोट्रॉप हैं, कौन कौन से बता दो जल्दी से। बहुत है अभी आपके लिए क्वेश्चन, बताओ जल्दी। कार्बन के और कौन कौन से एलोट्रोप हैं? डायमंड, बिल्कुल ठीक। दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरीन, हाँ जी। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रॉट आयरन, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन पिग आयरन, ओर ऑफ आयरन हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये हमने पढ़ लिया है पीछे भी। अब ये आ गए आपकी कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल, इसको याद कर लेना। कोल की होती है 25,000 से 33,000 किलो जूल पर केजी, पेट्रोल 45,000 किलो जूल पर केजी, कैरोसिन, डीजल, इन तीनों का क्या है, सेम है 45,000। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल 45,000, 45,000, 45,000। मीथेन की 50,000, सीएनजी की भी 50,000, तो इन दोनों को साथ में याद रख लो। एलपीजी की 55,000, बायोगैस 35 टू 45,000, और हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है 150,000 किलो जूल पर केजी। ये कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली जाती है, या फिर आपके पास ऑप्शंस होंगी 3, इसमें से 4 ऑप्शन होंगी, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आउट ऑफ दीज 4 किसकी है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आगे आ जाओ लॉज पे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और इसकी इक्वेशन याद रखना, क्योंकि बॉयल्स लॉ से एक बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया और यही इक्वेशन यूज हुई है। बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है, डायरेक्ट होता है, आप इजीली कर लोगे। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसकी इक्वेशन क्या बनती है? V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2 एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी याद रखना। डाल्टन लॉ क्या कहता है? टोटल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस। टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ल्यूसैक लॉ, जिसको अमंटन लॉ भी कहते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा जब। तो ये सारे लॉज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन आया है, चार्ल्स लॉ से आया हुआ है, डेल्टन लॉ, अवोगाद्रो लॉ, गे-ल्यूसैक लॉ, सबसे आया हुआ है, तो ये याद रखना है। अब ये है विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाम तो हमने पीछे पढ़ लिए, अब इनकी डिजीजेस भी पढ़ लो। विटामिन ए रेटिनोल नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। B1 थायामीन बेरीबेरी कॉज करती है। B2 राइबोफ्लेविन चिलोसिस बैड स्किन। B3 निकोटिनिक एसिड पेलेज्रा। B12 पेरिनोशियस अनेमिया, साइनोकोबैलामिन नाम है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड नेम, और स्कर्वी कॉज करती है इसकी डेफिशिएंसी। विटामिन डी कैल्सिफिलॉल रिकेट कॉज करती है। विटामिन ई टोकोफिरॉल लेस फर्टिलिटी एंड अनेमिया। विटामिन के फाइलोक्विनोन ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि कौन कौन सी विटामिन फैट सॉल्यूबल हैं, कौन कौन सी विटामिन वाटर सॉल्यूबल हैं। तो फैट सॉल्यूबल ए डी ई के, वाटर सॉल्यूबल सी और बी कॉम्प्लेक्स, दो ही है वाटर सॉल्यूबल, एक विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स पूरा B1 B2 से लेकर B9 B12 तक। फैट सॉल्यूबल याद रख लेना कीड़ा, इस ट्रिक को बस, विटामिन के ई डी ए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की हम बात करेंगे। होता क्या है? पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया कि आई की वैल्यू छोटी लेस देन 1 रहेगी एसोसिएशन के लिए, ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन के लिए, और कभी भी 0 नहीं होती है ये इन दोनों के लिए। अगर कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं हो रहा है देन इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। हेनरी लॉ क्या कहता है? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब आ जाओ थर्मोडायनेमिक के लॉज के ऊपर, इनसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इक्वेशन याद रखना फर्स्ट लॉ की, डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है,
Q हीट है और W वर्क डन है। इन वो सॉरी U की जगह कई बार डेल E भी लिखा होता है, डेल E या डेल U एक ही बात है। सेकंड लॉ कहता है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज करती रहती है। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस। ये जो मान लो ये कोई रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, अब उसमें कुछ पार्टिकल हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम मूवमेंट होती है इनकी, कॉन्टिन्यूअस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में स्पेशली, और ये हमेशा इंक्रीज करती जाती है रैंडमनेस। ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है एस सिंबल के साथ। इन अ क्लोज सिस्टम एंट्रोपी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेस। दो तरह के सिस्टम होते हैं, क्लोज और ओपन। क्लोज हो गया कि बंद कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, ओपन हो गया कि मान लो एनवायरमेंट में बाहर खुलेआम हो रहा है कोई रिएक्शन, तो दैट इज ओपन। और यहाँ से ये कंक्लूड किया गया कि डेल एस ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगी। ऑब्वियसली हमेशा इंक्रीज करती जा रही है तो जीरो से तो ज्यादा होगी ही। तो आपका यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम हो गया जहां पे रिएक्शन हो रहा है, सराउंडिंग हो गया उसके आसपास का एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग, तो समझ ही रहे हो ना। अब कहीं भी कोई मान लो इस रूम जहां मैं बैठी हूँ यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, तो जिस चीज में रिएक्शन हो रहा है दैट इज सिस्टम, और इसके इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग है, जैसा भी माहौल है, टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ वो आपका सराउंडिंग में आएगा। तो वो हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स हो गया बड़े लेवल पे फिर। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स आपका सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है, तो इन दोनों का अगर सम होगा वो भी तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा फिर, है ना। और एक और आपने फॉर्मूला याद रखना है डेल एस का। डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। डेल एच है एंथैल्पी चेंज, टी है टेम्परेचर। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब फेज चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वैसा फेज चेंज होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ क्लियर? क्या बोला है सेकंड लॉ में? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज करती है। फर्स्ट लॉ में एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की गई है। थर्ड लॉ में बोला गया है कि परफेक्ट क्रिस्टल है जीरो एंट्रोपी। जीरो भी हो सकती है एंट्रोपी, अभी हमने पढ़ा जीरो से तो ज्यादा ही होगी एंट्रोपी हमेशा, लेकिन एंट्रोपी नहीं, यूनिवर्स की पढ़ी ना हमने, उसकी जीरो से ज्यादा होती है। लेकिन परफेक्ट क्रिस्टल हो तो उसकी एंट्रोपी जीरो भी हो सकती है एट जीरो केल्विन, कंडीशन बता दी है। लेकिन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर भी पूछ लिया जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता कितना है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। एंट्रोपी हैव कांस्टेंट वैल्यू। इस टेम्परेचर पे एंट्रोपी की कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। एक और लॉ है थर्मोडायनेमिक का, वो है जीरोथ लॉ। वो कहता है कि इफ सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम नो हीट फ्लो विल टेक प्लेस। ना अंदर ना बाहर हीट फ्लो नहीं होगा अगर थर्मली इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन हो चुका है। तीनों चारों लॉज क्लियर हो गए थर्मोडायनेमिक के? बताओ। चलो लॉस तो छोड़ो, अभी तक जितना भी हमने किया सब कुछ क्लियर? जितना अभी किया उतना ही और बचता है, बताओ जल्दी। क्लियर है इतना? बार बार पढ़ना इनको, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, पूरा का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का कवर हो जाएगा इसमें। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पढ़े ही नहीं, फिर उनको भी पढ़ना, पीछे जो भी कंटेंट हमने किया हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन जहां पे कोई हीट चेंज नहीं हो रहा है, हीट कांस्टेंट है, तो डेल क्यू चेंज इन हीट क्या रहेगा? जीरो। आइसोथर्मल, आइसो होता है सेम टेम्परेचर, थर्मल होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो डेल टी क्या हो गया? जीरो। डेल टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तभी तो जीरो लिखा है। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ऐसा रिएक्शन जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसकी वजह से? क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सब्सटेंस रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म फ्लक्स। ठीक है, बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन, लिथियम आयन। क्यों लिखा है ऐसा, बताएगा कोई? बोहर थ्योरी पढ़ी है ना आपने, जिन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मेनली बोहर की जो थ्योरी थी वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए ही आई थी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्यों एटम स्टेबल है। तो ये इनकी थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम,
इनके लिए ही एप्लीकेबल है, वो भी आयन वाले फॉर्म में। हाइड्रोजन तो चलो सिंपल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनकी थ्योरी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल थी। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक। हीलियम के पास, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लेकिन यहाँ पे है आयन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसके पास भी हो गया एक ही इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लिथियम 2 पॉजिटिव, 3 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर। 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे इसके पास, लेकिन इसकी आयनिक फॉर्म में यहाँ बोला है Li2 पॉजिटिव ओनली, तो इसके पास भी कितना हो गया? एक ही इलेक्ट्रॉन। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और बोहर की थ्योरी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को ही एप्लीकेबल है, उससे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी आपने याद रखना है। मान लो मैं लिख दूं बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बताओ क्या इसके लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं? क्या इसके लिए एप्लीकेबल होगी बोहर की थ्योरी या नहीं? बताओ जल्दी। शिवानी ने सबसे पहले आंसर किया, यस। बाकी क्या लगता है बाकियों को भी इसके लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी भाई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो इसके पास भी कितने हो गए? एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इन चारों के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं यहाँ लिख देती लिथियम, तो इसके लिए होती क्या एप्लीकेबल बोहर की थ्योरी? बताओ, होती एप्लीकेबल या नहीं होती एप्लीकेबल? नो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है ये। यस, चलो। मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल, इसका मिक्सचर एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये सब्लिमेट हो जाएगा। CH3COOH एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिड, क्यों कहते हैं इसको ग्लेशियल एसिड? क्योंकि फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर। मेटल रॉड इज यूज्ड एज अनोड इन डैनियल सेल इज जिंक। प्लूटोनियम को किसने डिस्कवर किया है? ग्लेन टी सीबॉर्ग। पॉलिटेंट कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट्स। कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डेल जी हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए और डेल एस ग्रेटर देन 0। डेल जी है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एस है चेंज इन एनेट्रोपी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपने पढ़े हैं, क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होता है जो खुद से हो रहा है, जिसको किसी की नीड नहीं है करवाने के लिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन जिनको नीड पड़ रही है, तो कोई ना कोई चीज हमें बार बार डालनी पड़ेगी तभी वो रिएक्शन होगा। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लो, मेडिकल के एग्जाम में पूछा था। बेंजीन है, और देखो यहाँ पे फिनोल, यहाँ पे NO2 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 तीन जगह लगा है। माइटर का फॉर्मूला KNO3, नाइट्रोलिम CaCN2+C। फ्रूट्स आर स्वीट, क्यों है फ्रूट मीठे? क्यों होते हैं? फ्रक्टोज, क्या है फ्रक्टोज? कार्बोहाइड्रेट, शुगर है ये, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं इसको। कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला C6H5OH। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑक्सीक्लोराइड ऑफ कैल्शियम, क्या फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का? पीछे भी पढ़ा था हमने अभी, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। कार्नलाइट इज ओर ऑफ मैग्नीशियम। हाँ जी, सबके आंसर बिल्कुल ठीक आया है। फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन्ड, XePtF5, क्यों बोला गया ऐसा? नोबल गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट, वो नहीं करती किसी के साथ रिएक्ट। कौन कौन सी है नोबल गैसेस? बताओ नोबल गैसेस कौन कौन सी है? मैंने कहा था आपको पूरी नोबल गैसेस याद करना विद एटॉमिक नंबर। बताएगा कोई? कौन कौन सी है नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, है ना, सारी नोबल गैसेस है। H2 लिख दिया है आपने, He लिखना था आपने। चलो, तो मैं समझ गई आपने हीलियम ही बोला होगा। तो ये जो सारी नोबल गैसेस के नाम लिए ना मैंने, ये रिएक्ट नहीं करती है इजीली। हाँ जी, ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ओनली जिनॉन। अभी तक इसी के कंपाउंड पाए गए हैं नोबल गैस के, इसीलिए इसका भी पहला कंपाउंड है ये, जिनॉन का पहला कंपाउंड XePtF6। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करती। क्यों करना है इन्होंने रिएक्ट? कोई भी कंपाउंड एलिमेंट है वो रिएक्ट क्यों करता है? या तो उसको स्टेबल होना है ना? कंपाउंड क्यों बन रहे हैं? स्टेबल होने के लिए बन रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? क्यों अ, वो ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? कंपाउंड बनाने के लिए ना, स्टेबल होने के लिए। ये ऑलरेडी स्टेबल है, इनको जरूरत ही नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों स्केल्स में याद होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस।
पार्टिकल ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल। 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो वाटर भी है और आइस भी है, किसके पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी है? वाटर के पास, और ये आपका पीवाई क्यू है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, हाइयर द बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर इज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली जितना ज्यादा टाइम लग रहा है बॉइल करने को, मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली बाइंड है, वो टूट ही नहीं रहे हैं, तभी तो बॉइल हो नहीं रहा है। जितना ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब है उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है। व्हाट इज कंडेंसेशन? गैसेस जो है लिक्विड में चेंज होना, गैसेस का लिक्विड में चेंज होना, और इसको रिवर्स ऑफ बॉइलिंग भी बोलते हैं। steam at 100 degree Celsius has more energy than water। स्टीम के पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर पे, क्यों? देखा होगा आपने, स्टीम जो बर्न कॉज करेगी आपको वो ज्यादा सीवियर होता है एज कंपेयर टू वाटर के थ्रू, गर्म पानी के थ्रू जो बर्न होगा। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का चेंज होना डायरेक्ट गैस में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के? ये ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, एंथ्रासिन, नेप्थलीन, आयोडीन। सब्लिमेशन से जरूर क्वेश्चन आता है टाटा एग्जाम में, तो ये इसकी पूरी याद होनी चाहिए चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो ये एक बाउल है, इसमें पानी है, इवेपोरेशन ऊपर ऊपर से होता है। बॉइलिंग, अगर आप इसी बाउल को बॉइल कर दोगे, नीचे आपने हीट प्रोवाइड कर दी है मान लो इस तरीके से, तो बॉइलिंग पूरे पानी की होगी, पूरे पानी की, दैट्स वाई इसको बल्क फिनोमिना बोला गया है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस किस टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं? -40 पे। मतलब -40 पे डिग्री फ़ारेनहाइट भी सेम है, डिग्री सेल्सियस भी सेम है, अदरवाइज तो ये आगे पीछे होते हैं ना, कन्वर्जन करते हैं हम इनकी, लेकिन -40 पे अगर हो तो वो सेम है, मतलब सेम वैल्यू है वो। होमोजेनियस मिक्सचर कौन होते हैं? जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। एग्जाम्पल, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, नेचुरल गैस, एयर, पेट्रोल, डीजल, अलॉय, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या हो गए? जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आयोडाइज्ड सॉल्ट किस किस से मिलकर बना है? NaCl, NaI। गन पाउडर, स्मॉग, स्मोक, ये सारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्परेरी चेंज, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सब्लिमेशन। केमिकल चेंज क्या होता है? ये एक परमानेंट चेंज होता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग हमेशा ही एक केमिकल चेंज है, और बर्निंग का प्रोडक्ट क्या होता है? कंबशन कह लो, या फिर क्या प्रोडक्ट होते हैं? बताओ जल्दी से। सेम ही प्रोडक्ट रहता है, कोई भी चीज बर्न करती है सेम ही चीज निकलती है वहां से। क्या निकलती है? बताओ। ऐश। ऐश निकलती है। CO2 मेन आपका आंसर होना चाहिए, CO2, वाटर, हीट। तीन चीजें निकलती हैं कंबशन से हमेशा। बर्निंग का प्रोडक्ट सेम रहता है, कोई भी चीज बर्न कर लो, चाहे प्लास्टिक कर लो, वुड कर लो, आपकी LPG बर्न हो रही है, ये सारी चीजें एक ही चीज निकालती हैं, CO2, H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सस्पेंशन हिटेरोजेनस मिक्सचर होता है ये। मडी वाटर, चॉक वाटर, पेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन हिटेरोजेनस मिक्सचर है। मिल्क, ब्लड, सोप सॉल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मिल्क कैसा सॉल्यूशन है, ब्लड कैसा सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर को बोला जाता है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी आ जाएगा इसमें। ऑयल इन वाटर इमल्जन, मिल्क है एग्जाम्पल। वाटर इन ऑयल इमल्जन, क्रीम है एग्जाम्पल इमल्जन के। टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन ही शो करते हैं, ये कभी भी ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते हैं। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट फिर हमें विजिबल हो जाता है इसमें। इवेपोरेशन, इंक फ्रॉम डाई, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है इवेपोरेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रीम फ्रॉम मिल्क, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, इनमें यूज की जाती है सेंट्रीफिकेशन। सेपरेटिंग फनल,
दो इमिसिबल लिक्विड जो मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है तो सेपरेटिंग फनल का आप यूज कर सकते हो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। बताया था ना कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। चलो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला वहां पे जरूर यूज होता है, मॉलिक्यूलर मास मास निकालने का। निकालो जल्दी से, एटॉमिक मास इसका सम कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, सल्फर का और ऑक्सीजन का कर दो सम इनका। कर दो जल्दी। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई। दो हाइड्रोजन है, दो यहाँ पे हो गया 1+1। प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 4 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 16 4 जा 64, 32 प्लस 2 34, 8 9 98 आ गया। ऐसे ही तो निकालते हैं, इतना टाइम क्यों लगा आपको। अब वो गदरो नंबर वैल्यू याद रख लेना, कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ड्राई आइस, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन L, ये भी याद रखना। सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड किस प्रोसेस से होता है, गिनिंग। लुइस एसिड और लुइस बेस, अच्छा ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लुइस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लुइस बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे BF3 एक लुइस एसिड है। लुइस बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो वो जैसे NH3, ये लुइस बेस है। H2O ये भी लुइस बेस है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो पहचानना कैसे है, आपने काउंट करने कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पास या नहीं। अगर 8 से कम है तो वो लुइस एसिड, अगर 8 से ज्यादा है तो वो लुइस बेस होता है। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं पायरोलिसिस, इस रिएक्शन को। PYQ है ये आपका। हाइड्रोकार्बन का टूटना मतलब पायरोलिसिस। डिकम्पोजिशन बाय हीट, लार्ज फ्रेगमेंट स्मॉलर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होते हैं, इसको कहते हैं पायरोलिसिस। टिंचर ऑफ आयोडीन एज ए एंटीसेप्टिक इसको यूज किया जाता है। मिक्सचर किस किस चीज का है, आयोडीन, इथाइल अल्कोहल और वाटर का। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। जिंक ब्लेंड ZnS, मेटल यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल, कॉपर। प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, रोस्टिंग। एब्सेंस ऑफ एयर में किसकी कौन सी प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन एब्सेंस ऑफ एयर, उस प्रोसेस का क्या नाम है। रोस्टिंग तो हो गया प्रेजेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में क्या नाम है प्रोसेस का, सेम प्रोसेस रहेगी, बस एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे। कैल्सिनेशन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, ये याद रखने हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हैं। अनसैचुरेटेड में आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है, एल्कीन और एल्काइन आएंगे। ओल्फिन दूसरा नाम है एल्कीन का, पैराफिन दूसरा नाम है एल्केन का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीरियड्स कितने हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, 7, और ग्रुप कितने हैं, 18। एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोजले। पीरियड 1 2, अच्छा पीरियड 1 में कितने एलिमेंट हैं, 2। सबसे टॉप पे कितने हैं, हाइड्रोजन और लास्ट में हीलियम, दो ही है ना पीरियड 1 में। पीरियड 2 और 3 में 8, पीरियड 4 और 5 में 18, 6 और 7 में 32। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, 2 8 18 32। पहले पीरियड में 1, दूसरे और तीसरे में 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ और सेवेंथ में 32। ये रखो सिर्फ याद, है याद चीजें बताई है मैंने क्लास में ये। अब इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो फर्स्ट पीरियड, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पीरियड पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे,
बताओ लॉन्गेस्ट किसको बोलोगे? सिक्स्थ को बोला जाता है, ठीक है, सिक्स पीरियड इज द लॉन्गेस्ट। स्ट्रेटेजिक मेटल टाइटेनियम। कॉइनेज मेटल कॉपर सिल्वर गोल्ड, जो जिनके कॉइन बनते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, क्या है बॉक्साइट? ओर ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3.2H2O। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ओर फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, इट इज माइनिंग। क्रायोलाइट किसकी ओर है? एल्यूमिनियम की, फॉर्मूला याद कर लेना, Na3Al(F6)। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? ये भी तो एक डेफिनेशन पढ़ी है ना हमने। ऑक्सीडेशन में दो चीजें तो हमने देख ली, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब मुझे ये बताओ, एडिशन होगा यहाँ पे या रिमूवल होगा मेनली? जनरल अगर हम देखें, जनरली एडिशन। रिमूवल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसका तो ये मतलब होगा कि रिमूव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। पढ़ना उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। गैस विच बर्न विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन। एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन CO2, जो आप पेप्सी थम्स अप कोका कोला पीते हो, कौन सी गैस होती है उसमें जो फिस करके निकलती है बॉटल ओपन करने पे? कार्बन डाइऑक्साइड। पीएच ऑफ सलाइवा 6.5 टू 7.5। हैवीएस्ट मेटल कौन सा है पूरे पीरियोडिक टेबल में? ऑस्मियम। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कौन बनाता है? कार्बन मेनली, और भी बहुत बनाते हैं, मेनली नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कार्बन हमारा ज्यादा फेमस है ना। तो कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड मेटल बनाता है मेनली नॉन मेटल के साथ, और ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे NaCl, इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। Na मेटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, 11 है ना एटॉमिक नंबर, 281, वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ये वाला। बाकी तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके पास डेफिशिएंसी है एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, तो सोडियम ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, और जब भी ट्रांसफर होता है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे लोन पेयरिंग की शेयरिंग होती है। ठीक है। डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, दो चीजें। लाइटेस्ट एटम हाइड्रोजन। एक्वा फोर्टिस का फॉर्मूला है HNO3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस। मिल्क ऑफ लाइम CaOH ट्वाइस। एस्पेरेंट इसमें भी गलती कर देते हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ लाइम क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से याद रखना है। मैक्स प्लैंक जो थे, उन्होंने क्या डेवलप किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन। इनर्ट पेयर इफेक्ट शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट, याद रखना पी ब्लॉक एलिमेंट के ही पी ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। टूथ इनेमल किस चीज की बनी है? Ca5PO4 3OH। ये तो हमें पता होता है, कैल्शियम मेन रहता है उसमें, लेकिन फॉर्मूला भी याद रखो। बेस यूज्ड इन विंडो क्लीनर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैटलिस्ट यूज टू प्रिपेयर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो TiCl4 + Al C2H5 आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। डी ब्लॉक एलिमेंट मेनली ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं डी ब्लॉक में? जिंक कैडमियम मरकरी, जो 12th ग्रुप है ना आपका, उसी में जिंक किस तरीके से, कैडमियम और मरकरी। क्यों है एक्सेप्शन? क्योंकि इनका जो डी ब्लॉक है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, बाकी में देखना आप 8 9 5 इस तरीके से रहेंगे, लेकिन इन तीनों में क्या है, फुल्ली फिल्ड है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। ऑल्दो इनको प्लेस वहीं किया गया है डी ब्लॉक में। विल्किंसन कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हमने एल्केन्स की हाइड्रोजिनेशन तो पढ़ी है, लेकिन हाइड्रोजिनेशन एल्कीन की भी होती है, डबल बॉन्ड वालों की भी होती है, और वहां पे कैटलिस्ट यूज किया जाता है PPH3 थ्राइस RHCl। और अगर एल्केन की हाइड्रोजिनेशन हो तो वहां क्या यूज होता है बताओ, कैटलिस्ट? ये तो आपने किया हुआ है, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
PdCl2 की प्रेजेंस में CH3CHO बनाता है और इसको बोलते हैं वेकर प्रोसेस। अब ये कुछ आयन हैं जिनके डायरेक्ट कलर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। Fe2 पॉजिटिव ग्रीन कलर देता है, Ni2 पॉजिटिव ग्रीन कलर, Fe3 पॉजिटिव येलो, कॉपर 2 पॉजिटिव ब्लू कलर। ये तो अब डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट को जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सारे के सारे वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, तो डी ब्लॉक के। लेंथेनाइड एफ ब्लॉक में प्रेजेंट है नीचे, ये दो ही सीरीज है ना नीचे, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक। पीरियड 6 के ये मेंबर हैं और ग्रुप 3 में ये आते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि कौन से पीरियड को ये बिलोंग करते होंगे या कौन से ग्रुप को। प्रोमीथियम ओनली रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड, सारे के सारे लेंथेनाइड्स में से सिर्फ प्रोमीथियम ही एक इकलौता रेडियो एक्टिव है। और एक्टिनाइड्स की बात करें यहाँ पे सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, सारे के सारे। फिर उसमें फिर एक्सेप्शन है कि कौन नेचुरली रेडियो एक्टिव है, कौन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। एक्टिनाइड बिलोंग करता है ग्रुप पीरियड 7 को और ग्रुप 3 को। एल्केन जनरली सिंगल बॉन्डेड होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और 109.5 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल रहता है, जनरली बात की जा रही है। एल्कीन डबल बॉन्डेड, sp2 हाइब्रिडाइज, ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर ज्योमेट्री और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ये भी पीवाईक्यू है भाई, पूछा गया है। कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर कैटायन सी पॉजिटिव, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है टर्शरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। COOH, ये फिर आपका उसमें आ गया IUPAC नेमिंग से। सारे अल्कोहल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये इसको किस तरीके से लिखा जाता है, RCOOH, और इसका सुफिक्स यूज होता है ओइक एसिड, ठीक है, जैसे पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से। एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, RCOOR। ये एल्काइल एल्केनोएट करके इसकी IUPAC नेमिंग होती है और मैंने बताई हुई है आपको क्लास में ये, तो यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर मान लो आपको कोई कंपाउंड लिख दिया हुआ है उन्होंने इस तरीके से, आपको ग्रुप पहचानना होगा कि ये कौन सा ग्रुप है, तो ये कीटोन है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कैसे लिखा जाता है। अमाइड, RC_O NH2 एल्केनामाइड। एल्डिहाइड, RCHO, कीटोन, RCOR, इनके सुफिक्स भी याद रखने हैं। अमाइन, RNH2, सिलिका का फॉर्मूला SiO2, हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, बलून्स में डाली जाती है। एट रूम टेम्परेचर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस गैशियस होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3, BOH थ्राइस पे लिखते हैं। डाइबोरेन B2H6, बोराजीन या बोराजोल B3N3H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं इसको। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। ये थोड़ा +1 +2 का पार्ट चला है अब, ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दो आइसोटोप हैं बोरोन के, बोरोन 11 और बोरोन 10। लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे की रिडक्शन करा रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं, और खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अच्छा परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस कॉज कौन करता है। अब उसके रिमूवल के क्या क्या मेथड है, वॉशिंग सोडा से, काल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये सारे मेथड हैं। वाटर की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बेंट ज्योमेट्री होती है, मेनली बेंट होती है, पर टेट्राहेड्रल का ही पार्ट है ये बेंट, तो टेट्राहेड्रल कहेंगे अगर अगर मेन ज्योमेट्री देखनी हो। और बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। एस ब्लॉक की बात करें, आयनिक हाइड्राइड बनाता है। कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाते हैं बताओ, आयनिक तो एस ब्लॉक बनाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है याद आपको, कौन बनाता है कोवेलेंट हाइड्राइड, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में भी एक्सेप्शन है, हाँ जी, नॉन मेटल ठीक कहा, और नॉन मेटल मेनली आपके पी ब्लॉक में ही आते हैं। एक्सेप्शन है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये आपके आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ भी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ भी मैच करती है, तभी सबसे अलग कलर में होता है ये। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा सबसे अलग कलर दिया होता है हाइड्रोजन को, किसी के साथ मैच नहीं बनाया होता इसका।
क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज दो जगह रिजेंबल करती हैं, अल्कली मेटल के साथ भी और हेलोजन के साथ भी। ये हैं फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनमें से आधे हमने पढ़ भी लिए, तो इनको भी याद करना है आपने, एक नजर देख लो इनको। एलम, काफी बड़ा फॉर्मूला है एलम का, NH4 ट्वाइस SO4 डॉट Al2 SO4 थ्राइस डॉट 24 H2O। इतना बड़ा वैसे पूछा नहीं जाता है, तो ये नीचे वाले जरूर याद करना, इनको ऊपर ऊपर वालों को रहने देना। ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, caustic potash KOH, caustic soda NaOH, child saltpetre NaNO3, carborundum silicon carbide, calomel Hg2Cl2, hypo Na2S2O3, hydraulic CaH2, lunar caustic AgNO3, litharge PbO। मुहर सॉल्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा छिप गया है, तो इसको सामने ले आते हैं। FeSO4.NH2 twice SO4.6H2O, नाइटर KNO3, oxone Na2O2, philosopher wool ZNO, phosgene COCl, pearl ash K2CO3, red lead Pb3O4, sand SiO2, washing soda Na2CO3 and potash alum K2SO4.Al2SO4 thrice dot 24H2O। तो इनको आपने 2-3 बार देख लेना है, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि याद रह जाए एग्जाम में। व्हाइट फास्फोरस, देखो फास्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, जिसमें व्हाइट जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है। अगर इसकी अपीयरेंस देखें तो वैक्सी सॉलिड। रेड फास्फोरस सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव, और सबसे कम नहीं है, व्हाइट फास्फोरस से कम रिएक्टिव है, और ये मैच स्टिक में यूज किया जाता है रेड फास्फोरस। और ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है इजीली। लॉ ऑफ ट्रायड, डोब्रिनियर ट्रायड याद है, उन्होंने दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है? न्यूलैंड ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मूजले ने दिया है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नील बोहर। बॉन्ड एंगल इन BF3 120। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस एस्टर। सोडियम की ओर NaCl रॉक सॉल्ट, कैल्शियम की ओर डोलोमाइट CaCO3 डॉट MgCO3, एल्यूमिनियम की ओर बॉक्साइट, कॉपर की क्यूबराइट, कॉपर ग्लैंस, कॉपर पाइराइट। इनके फॉर्मूला जरूर याद रखने हैं, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आयरन ओर, आयरन पाइराइट एंड हेमेटाइट। जिंक, जिंक ब्लेंड कैलामाइन, मरकरी सिनाबार, सिल्वर अर्जेंटाइन, लेड गैलिना। विद केमिकल फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कई बार एग्जाम में नेम नहीं लिखा होता है, फॉर्मूला गिवन होगा, फिर आपको करना पड़ेगा ना आंसर, इसलिए फॉर्मूला याद कर लेना। ह्यूमन ब्लड की पीएच 7.4, टीयर की 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन होते हैं ये। पीएच ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10। अब ये जो मैंने लिखी है ना पीएच, एटलीस्ट इनको रट लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेट करने की पीएच की। वैसे तो आपको आती है ना, मैंने बताया है कैसे करते हैं पीएच कैलकुलेट, लेकिन फिर भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप इनको याद कर लो। 1 मोलर NHC सॉल्यूशन 11.6, 0.1 मोलर NaOH 13, 1 मोलर NaOH 14, लाइम वाटर 10.5, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एनोड में जिंक मेटल होता है, कैथोड में कॉपर मेटल होता है। एनोड की साइड ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड की साइड रिडक्शन होती है, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। 95% इथाइल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइज, 1 फर्मी कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -15 m। सोप क्या होता है? सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्यों इतना वर्सेटाइल है, क्यों इतने सारे कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हैं? क्योंकि वो टेट्रावेलेंट है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल सिंगल ट्रिपल आइसोमेरिज्म शो करता है, दैट्स व्हाई इट हैज वर्सेटाइल नेचर। मेटल यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन जिंक। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करें तो एनोड में इम्प्योर मेटल होता है, कैथोड की साइड प्योर मेटल डिपॉजिट होता है। मेटलॉइड कौन कौन से हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में? ज्यादा नहीं है, तो सारे याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलोइंग ऑप्शन में कौन मेटलॉइड है कौन नहीं है। जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, एंटीमनी, एस्टेटियम, कुछ ऐसे ही नाम है 80 से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो सारे याद कर लेना, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है आपका, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, उसका मतलब है कि उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन
उसके पास है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है। इलेक्ट्रॉन वेरी कब करेंगे? जब आयन होगा। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए। लेकिन अगर Na पॉजिटिव आयनिक फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये याद रखना है अब आपने। मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बीटा रेज ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, इलेक्ट्रॉन के बनी होती हैं ये। जैसे हमने पीछे अल्फा रेज पढ़ी थी, हीलियम की बनी होती है। बीटा रेज इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बीटा रेज भी क्या होंगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन आपका H पॉजिटिव आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, इसी को मेनली प्रोटॉन कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वैल्यू याद कर लेनी है। और किसने बताया था? मिलिकन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया इन्होंने? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, याद रखना है। मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ई ओवर एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दी थी? जे थॉमसन ने। कितनी है? 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अब देखो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, कैलकुलेट करने नहीं बैठना है कि हाँ पहले चार्ज लिख दिया फिर उसको डिवाइड कर दिया मास से। चार्ज और मास तो याद ही है ना इलेक्ट्रॉन के, तो वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है और फिर आंसर भी गलत आ सकता है। इससे अच्छा डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, 1.76 इंटू 10 की पावर 11। चार्ज ऑन प्रोटोन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाए तो क्या होती है? क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिएक्टिविटी सीरीज याद है सभी को? वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। मेटल्स की क्या थी? काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पड़े हैं। कॉपर, सिल्वर, मरकरी आएगा, सिल सिल्वर, गोल्ड, नीचे प्लेटिनम। है ट्रिक याद आपको? मैंने ट्रिक बोली और लिखे एलिमेंट है, इसी तरीके से याद रखना आप भी। रिएक्टिविटी सीरीज पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम और लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे। अब देखो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये वो मेटल हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज है। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट की रिएक्टिविटी अलग होती है। ये हमने वही मेटल लिए हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो ये इसको मिक्स नहीं करना है आपने, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ NaOH, क्लोर अल्कली प्रोसेस। चलो बताओ केमिकल नेम ऑफ NaOH। केमिकल नहीं, सॉरी, कमर्शियल नेम बताओ NaOH का। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कमर्शियल नेम क्या है इसका? शिवानी का आंसर बिल्कुल ठीक है, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, कॉस्टिक पोटाश बोलती मैं तो क्या फॉर्मूला होता है कॉस्टिक पोटाश का? कॉस्टिक पोटाश, KOH। यस, चलो, आता है सब आपको। सॉल्वे प्रोसेस, जिसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सी हैं? Al2O3 एंड ZnO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ ऑक्साइड देखो हमने बेसिक पढ़ी, कुछ हमने एसिडिक ऑक्साइड्स पढ़ी, एम्फोटेरिक भी होती हैं। तो Al2O3 एंड ZnO दो ही एग्जाम्पल हैं। न्यूट्रल भी होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, और भी हैं बहुत सारी, तो वो भी याद रखनी है। आइसोमर क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर डिफरेंट क्या रहेगा? स्ट्रक्चर। बर्निंग का प्रोडक्ट पढ़ लिया था हमने, CO2H2O एंड हीट। स्पॉन्टेनियस कंबशन, एकदम से मैच स्टिक की। रैपिड कंबशन, LPG, पेट्रोल, कैम्फर। सपोनिफिकेशन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप क्या है? 100% बायोडिग्रेडेबल, जबकि डिटर्जेंट जो आप यूज करते हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMGX। बेयर रिएजेंट KMNO4। मार्शल एसिड H2S2O8 पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। टॉलिन रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, फैलिंग रिएजेंट, टेस्ट प्रेजेंस ऑफ शुगर टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। स्किप्स रिएजेंट, एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन। लूकास टेस्ट किस लिए किया जाता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की डिस्टिंक्शन के लिए। हिजनबर्ग रिएजेंट, अमाइंस के लिए। कार्बाइलामाइन रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के लिए किया जाता है। अजोडाई टेस्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्राइमरी अमाइन के लिए कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, ये पता लगाने के लिए। वैल्यू ऑफ एल अज़ोमिथल क्वांटम नंबर फॉर एसपीडीएफ 0 1 2 3 बता दिया मैंने आपको पीछे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कौन सा फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं? 2n स्क्वायर, जैसे के एल एम एन, ये शेल है ना, ये होते हैं ना शेल। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 2। के एल एम एन यही होते हैं ना शेल, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने इसमें? एल में 8, एम में 18 और एन में 32। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। रिलेशनशिप बिटवीन एन एल एंड एल, एन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हो गया अज़ोमिथल क्वांटम नंबर। क्या रिलेशन है? एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड जिनको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉलोइंग 4 ऑप्शन में पैरामैग्नेटिक कौन है, तो आपने देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल देखना है आपने, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। मान लो ये बना उसका ऑर्बिटल इस तरीके से, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे 2 हैं तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर यहाँ पे ये पेयर्ड होते तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाता। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जियोलाइट क्या होते हैं? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ZSM5 सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट। कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, एक्स यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम, माइनस एटाइन प्लस कैटायन, माइनस एनाइन प्लस कैटायन। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? n इक्वल्स टू m अपॉन m। n है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, m है यहाँ पे गिवन मास जो गिवन होगा आपको, और m है यहाँ पे मोलर मास। ठीक है, और एक और फॉर्मूला रहता है n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन एन नॉट। यहाँ पे कैपिटल N है नंबर ऑफ एटम, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला लगता है। मोलैरिटी N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यूनिट क्या होंगे नॉर्मेलिटी? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होती है। नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है? n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n, जो कि n यहाँ पे हाइड्रोजन फैक्टर है। तो ये सारी रिलेशन याद कर लेनी है। वैलेंसी ऑफ सोडियम 1, पता है ना वैलेंसी कैसे निकलती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए या इसने लूज करने हैं स्टेबल होने के लिए। जैसे सोडियम का मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ठीक है, सिमिलरली सोडियम के बाद मैग्नीशियम है 12 है एटॉमिक नंबर 282। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। लूज करने में कम एनर्जी लगेगी, गेन भी कर सकता था लेकिन बहुत एनर्जी लगेगी, तो ये प्रेफर नहीं करते हैं गेन करना। कहाँ इनको साथ साथ 6-6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा ये लूज करते हैं। तो रिमूव कर दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा। और वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 हो गई। ठीक है, तो वैलेंसी निकालना आनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बर्निंग, रेस्पिरेशन, रॉटनिंग ऑफ वेजिटेबल। एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मेल्टिंग ऑफ आइस। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? स्लेकेट लाइन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 0। एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। जैसे O2, P4, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट O3 0 होगी। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो नहीं। अगर चार्ज प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म में बता दिया अगर एलिमेंटल स्टेज, देन फिर निकलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। H3PO4 ट्राइप्रोटिक एसिड, H2SO4 ड्राइप्रोटिक, और HCl आप बताएंगे। HCl कैसा एसिड है?
यहाँ मिट गया है ना नीचे, तो आप बता दो। पता है ना कैसे निकालते हैं? बेसिसिटी निकालनी है। एसिड्स की निकलती है बेसिसिटी, बेसिस की निकलती है एसिडिटी। उल्टा होता है, मतलब नाम से उल्टा। बताओ HCl कैसा एसिड है? ट्राई डाई मोनो, कैसा प्रोटिक है या पॉलीप्रोटिक है? कैसे पता लगेगा? मोनोप्रोटिक है, एक ही हाइड्रोजन है ना। बिल्कुल सही जवाब। अब ये आ गए इंडिकेटर्स के ऊपर, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर एसिड बेस के। ठीक है, सबसे पहला है लिटमस। एसिड में ये रेड कलर का हो जाता है, बेस में ब्लू कलर का। टर्मरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है टर्मरिक, बेस में ये रेडिश ब्राउन कलर का टर्न चेंज हो जाता है। चाइना रोज, मैजेंटा या डार्क पिंक कलर एसिड के साथ, ग्रीन कलर बेस के साथ। रेड कैबेज, पिंक और रेड एसिड के साथ, ग्रीन और येलो कलर बेस के साथ। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस रहेगा एसिड के साथ और पिंक बेस के साथ। मिथाइल ऑरेंज रेड रहेगा एसिड के साथ और येलो रहेगा बेस के साथ। और ये सारा क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी याद रखना कि पहले जो चार हैं, लिटमस, टर्मरिक, चाइना, कैबेज, ये क्या है? नेचुरल है इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। क्लियर है सारे पॉइंट सभी को? किसी को कोई डाउट कहीं पे? जो मैंने आपको लास्ट में क्लासेस भेजी थी, कौन कौन सी भेजी हैं? हाइब्रिडाइजेशन, क्वांटम नंबर, केमिकल रिएक्शन, वो पढ़ ली है आपने? नेमिंग रिएक्शन पढ़ लेना उनको भी, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन हो गया केमिस्ट्री का भी। यहाँ तक क्लियर सभी को? बता दो केमिस्ट्री में कोई डाउट, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कह सकते हो अभी भी। टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल। टिंडल इफेक्ट देखो एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें। टिंडल इफेक्ट सबसे पहले तो शो कौन करता है? हिटीरोजेनस मिक्सचर। हिटीरोजेनस मिक्सचर कौन कौन हुए आपके? सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मिल्क, मडी वाटर, ब्लड, और क्या हो सकता है? स्मोक। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके टिंडल इफेक्ट के। तो टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल वही होंगे जो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, जो आपने सस्पेंशन के एग्जाम्पल पढ़े हैं, वो सारे एग्जाम्पल टिंडल इफेक्ट में आएंगे। और अगर टिंडल इफेक्ट देखना हो, आप पता नहीं कौन से वैसे ही एग्जाम्पल पूछ रहे हो ना जो मैंने अभी बताया। बाकी टिंडल इफेक्ट अगर आपने देखना है तो वो जो सन रेज आती हैं आपके रूम में और आपको डस्ट पार्टिकल विजिबल होते हैं उस रे में, दैट इज टिंडल इफेक्ट। या फिर घने जंगलों में जब लाइट, सनलाइट जो है बड़े बड़े पेड़ों के थ्रू पेनिट्रेट होकर अंदर जाती है, तो वहां पे भी वो रे दिखती है हमें, पार्टिकल भी दिख रहे होते हैं। तो वो पार्टिकल की वजह से स्कैटरिंग होती है लाइट की, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल हो जाता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। और कुछ, और कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, फिर क्लास करते हैं एंड। कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर अच्छे से रिवाइज कर लेना केमिस्ट्री। फिर भी कहीं कोई टॉपिक आपको लगे कि आपको फिर से दोबारा पढ़ना है या रिवाइज करना है तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके बता सकते हो, अभी काफी टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए फिर अच्छे से पढ़ना, पिछला सारा रिवाइज करते रहना। और PYQ डेली पढ़ो, ठीक है, अभी भी डेली पढ़ते रहो उनको, डेली रिवाइज करते रहो। आज की क्लास में अब इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।